हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टर्म का साइंस का पेपर हो चुका। अब हम लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके और भी पेपर्स हैं, तो हम लोग जब जस्ट पेपर के बाद आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे और आगे के यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अगर आपके डाउट्स हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड या क्वेश्चंस हैं तो आप उसे भेजिए, हम उसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो और न केवल आपके मिड टर्म यानी आपके हाफ ईयरली या फिर यूँ बोले कि आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी समस्या ना हो, क्योंकि अब कुछ मार्क्स अब देने की जो प्रक्रिया है वो बदल रही है और उसमें 10th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा क्योंकि आपको आगे इस पर भी मार्क्स मिलेंगे। पहले ऐसा नहीं था, 10th का अलग 12th का अलग, लेकिन अब जो सिनेरियो देखने में आ रहा है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 12th के मार्क्स में आपका 10th का मार्क्स भी इंक्लूड होगा। दैट इज वाई आप समझ सकते हैं कि 10th अब इम्पोर्टेंट और होगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस, और आपके भी जो क्वेश्चंस हैं उसे भेजते रहिए और जो सोल्यूशन चाहिए आप उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस के मतलब जो भी आपके मन में डाउट्स हो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा अभी तक उसको आप भेजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पब्लिकेशन की 92 पेज पर क्वेश्चन है। An electron beam enters a magnetic field. An electron beam enters a magnetic field at right angles to its, ठीक है, at right angle to it. तो क्या हो रहा है बेटे, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है एज शोन इन फिगर। जैसा कि अभी फिगर बना देंगे और नहीं तो अभी स्क्रीन में दिखेगा, फिगर है नीचे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। पहला ऑप्शन है टू द लेफ्ट, ऑप्शन बी है टू द राइट, ऑप्शन सी है टू द पेज एंड ऑप्शन डी है आउट ऑफ द पेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आपके पास बुक होगी ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो इससे भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए बेटे, कुछ इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन बीम। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो भाई आपको याद होना चाहिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का जो पोर्शन था जिस पर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की प्रिंसिपल थी, उस पर ही हम लोग क्या करेंगे, इससे डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटे कुछ इस तरीके से कि हम लोग अपने लेफ्ट हैंड फिंगर को, थंब को, फर्स्ट फिंगर को, मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे आपस में परपेंडिकुलर। ऐसे नहीं कि ये कर लें, ऐसे करेंगे, ये परफेक्ट मैनर में। ठीक है, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के निकालने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, रख दिया, और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। तो यहाँ जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन बीम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रही, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वायर होता है और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आती तो करंट किधर जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है कि नहीं, याद है कि नहीं। फर्स्ट यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा कि करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो करंट ऊपर जाएगी। तो हमने ये इधर रख दिया और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है। दैट इज वाई हमें इसको ऐसे रखना होगा। तो थंब क्या शो करेगा, थंब ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो देखिए थंब मेरा कटा नहीं है, पीछे की तरफ आ गया। तो कुछ इस तरीके से मैं करता हूँ, दिखेगा। ठीक है, तो आपका थंब जो डायरेक्शन शो करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा जो इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, यानी अंदर की तरफ। तो इसमें जो ऑप्शन सी था इनटू द पेज, उधर की तरफ होगा, इनटू द पेज। आगे चलें। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बेटे कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर
the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field. The force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is the largest when the angle between the force on a conductor when the angle between the conductor and the magnetic field is, पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 एंड चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद करिए। तो फॉर्मूला आपको बताया गया था कि जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, याद है फॉर्मूला। और इस पर मैंने केसेस भी डिस्कस किए हुए हैं, कब मैक्सिमम कब मिनिमम फोर्सेस काम करेंगी। तो आपको याद होगा कि थीटा जब हमने कहा था 0 होगा तो साइन की आगे रखेंगे 0 तो ये 0 देता है। थीटा इज इक्वल टू अगर हम क्या रखें 90 रखें तो ये साइन 90 आपको देता है 1। आप इसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे मैथ्स में। तो ये जब साइन 91 होगा यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी सब आई करंट है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में आपको मैक्सिमम फोर्स फील होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देन इट विल फील द मैक्सिमम फोर्स ऑन इट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलें। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि अभी हम फिगर बनाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि अ करंट फ्लोज इन अ वायर रनिंग बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल्स ऑफ द magnet lying horizontally, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट इज डायरेक्टेड। द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट इज डायरेक्टेड। क्वेश्चन ऑप्शन ए है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन बी क्या है साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन सी है वर्टिकली डाउनवर्ड्स और चौथा ऑप्शन है डी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन दिया है। ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, और करंट इस तरीके से जा रही है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका जो फोर्स होगा, है ना, फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट किधर की तरफ होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा कि साउथ टू नॉर्थ होगा, ऑप्शन सी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा या वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो देखिए साउथ टू नॉर्थ, पहले हमें ये पता करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इधर की तरफ है, ठीक है। तो अब हम फिंगर्स को कैसे रखेंगे, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर को किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा वो एक्सप्रेस करेगा आपके मैग्नेटिक फोर्स को। तो देखिए ये करंट इधर की तरफ आ रही है तो हम लोग किस तरीके से रखेंगे, ऐसे रखेंगे बेटे, है ना। और मैग्नेटिक आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, वो ऐसे है ना, वो ऐसे है। तो आप देखिए हमारा फिंगर कहाँ है, ये थंब फिंगर कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना, ये देखिए दिख रहा है ना। तो ये नीचे की तरफ दिख रहा है ना, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, सी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्चुअली ये कुछ ऐसे रखा गया, तो जब इसको ऐसे रखेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। डायग्राम का थोड़ा सा हेर फेर आपको लग रहा है, इस वजह से ऐसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा डायरेक्शन वाइज।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। आपके भी जो क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो बेटे कि हाँ सर ये आप मुझे एक बार एक्सप्लेन करें, और उसको करूंगा, लेकिन आप उसे भेजिए मेरे पास, मुझे पता लगे आपको क्या दिक्कत है, किस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है बेटे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको करंट का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक मोटर भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस करने होंगे। चलो अब हम कुछ एमसीक्यूज लेते हैं। ये हम देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, पहला फ्रीक्वेंसी दे रहा है 0 हर्ट्ज, ऑप्शन बी दे रहा है हमारा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी दे रहा है 60 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी दे रहा है हमें 100 हर्ट्ज। बताइए डीसी करंट का क्या फ्रीक्वेंसी होगा। तो डीसी करंट आप याद कर लीजिए, डीसी करंट क्या होता है बेटे, ऐसी करंट जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ये क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा। इस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटे वो 0 हर्ट्ज होगी। डीसी की ऑलवेज कितनी होती है, 0 हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको काफी नॉलेज देंगे और आगे चल के आपको काफी हेल्प मिलेगा जब आप है ना आगे बोर्ड एग्जाम देंगे, साथ ही साथ आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे। तो 36 क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया। तो इंडिया में सप्लाई होने वाला आपकी जो करंट है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। पहला 0 हर्ट्ज दिया है, ऑप्शन बी हमें दिया है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी दिया है बेटे 60 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी दिया है हमें 100 हर्ट्ज। तो आप बताइए इंडिया में कौन सी फ्रीक्वेंसी है। हालांकि मैंने सर्कल कर दिया है, अब बताया भी है कि इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की करंट भेजी जाती है घरों में। तो हमें ऑप्शन पता लग गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं कि आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बहुत क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रिक डीसी जनरेटर भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। यानी ऐसे क्वेश्चन से आपको बार बार फेस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप पूरी तरीके से इस चैप्टर की थियोरी को पढ़ लेते हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आ रही बात। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि टू मेजर विच टाइप ऑफ डिवाइस, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस विच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होता है, वोल्टमीटर होता है। और अगर यही एमीटर है, करंट के लिए है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए है तो एमीटर है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शंस में कि आप क्वेश्चन में पूछ लिया कि विच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, तो आप याद रखिए गैल्वेनोमीटर। तो ऐसे ऑप्शन मैं क्वेश्चन लिख के आपको 4 ऑप्शन दूं और ये सब करूं तो इन सब में टाइम जाएगा। ये बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पूरी थियरी पढ़ी तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत आ जाने चाहिए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। पेज नंबर 104 पे 34 क्वेश्चन है कि अन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोवाइडेड
an induced current is produced when a magnet is moved into a coil. An induced current is produced when a magnet is moved into the coil. The magnitude of induced current depends on लिखा है does not depends on. पहला ऑप्शन दिया है the speed with which magnet is moved. The speed with which a magnet is moved, ये पहला ऑप्शन है बेटे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है the number of turns in the coil. ऑप्शन सी है the resistivity of the coil of the coil. Third one is the strength of the magnet. तो देखिए बेटे, आपने क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सपोज कर लीजिए एक कॉइल है और इसकी तरफ हम एक मैग्नेट को ले जा रहे हैं। अब मैग्नेट को ले जा रहे हैं तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना ऑब्जर्व होगी, उसके कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो किस बात पर डिपेंड नहीं करेगी। पहला ऑप्शन है द स्पीड विथ विच मैग्नेट इज मूव। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन फिनोमेना क्यों होता है, रिलेटिव मोशन के कारण। तो रिलेटिव मोशन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो पहला ऑप्शन डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ऑफ कोर्स अगर जितना नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा दे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, याद होनी चाहिए। ऑप्शन सी है द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि फोर्थ ऑप्शन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ऑब्वियस है कि अगर हम यहाँ मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक जो इंडक्शन फिनोमेना है वो और स्ट्रांगली होने लगता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी होगा। आई होप आपको बातें समझ में आई, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपका जो डिस्कशन क्लास है ये समझ में आ रहा है। अगर आपके भी क्वेश्चंस हैं किसी और बुक से हैं तो प्लीज मुझे भेजिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इतना ही कराएंगे। हाँ, आप भेजिए, मैं उसको क्लास एक वीडियो या दूसरे वीडियो में जरूर कराऊंगा। उम्मीद बनाए रखिए। ठीक है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिजिक्स के लिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।